ये जो मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में सब पॉलिसी पैरालिसिस बोलते थे, पॉलिसी पैरालिसिस तो अभी है, पर कहां गए भारत के मीडिया के लोग, पत्रकार लोग, जो अब ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं मोदी जी से, अमित शाह जी से कि भाई पॉलिसी पैरालिसिस है आपके इधर, क्या आप लोग को पता नहीं था कि चांदी जो है उसमें उछाल आने वाला है? क्यों भारत में चांदी जो है वो विश्व से 20%, वर्ल्ड मार्केट से 20% ज्यादा प्रीमियम पे बिक रही है? यह आप लोग का किस तरीके का गवर्नेंस है? ये क्या गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है? किस तरीके से आप देश चला रहे हैं कि धनतेरस के पहले जो है, दिवाली के पहले जो है, सोना और चांदी जो है वो एकदम वर्ल्ड मार्केट से जो है 15-20% ऊपर के रेट पे भारत में मिल रहा है? ये दिमाग खराब हो गया कि इस तरीके से देश चलाया जाता है? धनतेरस के पहले चांदी 20% ऊपर जो है वर्ल्ड मार्केट से 20% ज्यादा महंगी भारत में मिल रही है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। भाई वेलफेयर स्कीम में आप साल में 4 लाख करोड़ रुपए, लाडली बहना, लड़का भाव, दीदी, कौन सी दीदी, ये भैया, दुनिया भर की फालतू आलतू स्कीमें करके 4 लाख करोड़ रुपए आप स्वाहा कर दे रहे हो। लोगों को पैरासाइट बना दिया, 5-5 केजी का फुकट में राशन बांट के। अब जब तक जनता जो है सड़क पे उतर के सवाल नहीं पूछेगी, जब तक इनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं पूछेगी, तब तक आप भुगतते रहो, मरते रहो। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश की जनता जो है बहुत ही शांत हो गई, सुप्त हो गई है। ये जनता को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है किसी और की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं करंट अनप्लग्ड बाय राजीव सर का चैनल है, आप विजिट कर सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी उस पर जो है आती रहती है। सर, सोना जो है वो मतलब ऐसा पीक पर भाग रहा है कि लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। मोदी जी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे, कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए, कि ये बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीन लेना चाहते, उतार लेना चाहते। लेकिन आज की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए क्या मोदी जी वही काम नहीं कर रहे हैं जो वो कह रहे थे? क्योंकि सोना अब गरीबों की पहुंच से बाहर हो गया। तो जो बेटियां हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपनी बेटियों को किस तरह से देंगे वो सोने का मंगलसूत्र बनवा कर? क्योंकि उनकी पहुंच से तो बाहर हो गया ना। वो हवाई जहाज में यात्रा करेंगे गरीब चप्पल पहनकर, मतलब भाषणबाजी। आज देखिए 30-30 हजार में, अभी क्योंकि त्योहारी मौसम आ रहा है, 30-30 हजार में जो है टिकट बिक रहे हैं। तो इस देश में जो हालात है सिर्फ जुमलेबाजी के ही नजर आते हैं। सोना हो या फिर हवाई चप्पल, उसका जो है सत्यानाश करके रख दिया है। बहुत बढ़िया सवाल है आपका हिमांशु जी। देखिए, ये नाटकीयता जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार में कूट-कूट के भरी है। जब शादियों का मौसम आता है तो ये टमाटर, प्याज, सब्जियों के दाम बढ़वा देते हैं। कभी फेस्टिवल सीजन आता है, होली का, तो चीनी के दाम रहस्यमय तरीके से बढ़ जाते हैं। अब धनतेरस आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी के दाम जो हैं वो मतलब रहस्यमय तरीके से विश्व में जो दाम है उससे कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा दामों पे भारत में उपलब्ध हो रहा है चांदी। मैं डाटा के साथ में आपको बता रहा हूँ, डाटा के साथ में, ठीक है, ये हवा हवाई नहीं है, डाटा के साथ में आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसा है, 2011 में जब चांदी $48 पर आउंस पहुंचा था इंटरनेशनल मार्केट में, तब भारत में चांदी का दाम था 74,000 रुपए केजी, 75,000 पकड़ लीजिए कैलकुलेशन। अभी 3 दिन पहले चांदी ने $52 पर आउंस का रेट पकड़ा। एक आउंस में 28 ग्राम होते हैं, 28.5 ग्राम आप पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये जब $52 पहुंचा, तब भारत में चांदी 1,80,000 रुपए केजी बिक रही थी। यानी 2011 में $48 पे था तो 75,000 रुपए की, और अभी सिर्फ $4 बढ़ा, $48 से $52 पे है, पर चांदी भारत में 1,80,000 रुपए केजी बिक रही है, जो 75,000 रुपए केजी 2011 में हुआ करती थी। तो सिर्फ $4, ₹1 का डॉलर पकड़ू तो 360 रुपए होता है। 360 इंटू 3 भी कर लू, 30 ग्राम अगर एक आउंस का पकड़ के, तो 1,000 रुपए से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये 75,000 से 1,80,000 रुपए का रेट चांदी का चला गया भारत में। क्यों गया है?
क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो चांदी के दाम है उससे 20% ज्यादा रेट पे भारत में चांदी आ रही है। तो ये कौन मुनाफा खा रहा है 20% का? ये कौन है मुनाफाखोर जो बीच में चांदी का मुनाफा खा जा रहा है? भारत सरकार ने थाईलैंड से आने वाली चांदी पे 25 सितंबर से प्रतिबंध लगाया है। उसको रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड में डाला, बैन नहीं किया, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड में डाला, सिर्फ थाईलैंड से, कुछ ही देशों से। पूरा चांदी बैन नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने गलत सलत वीडियो बना दिया कि भारत सरकार ने चांदी बैन किया। भारत सरकार ने सिल्वर के इंपोर्ट, चांदी के इंपोर्ट पे बैन नहीं लगाया। थाईलैंड से आने वाला जो चांदी था उसको उन लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड उसमें डाला है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर में एक वीडियो भी बनाया है मेरे चैनल करंट अनप्लग्ड बाय राजीव पे, जिस पे आप जाके देख सकते हैं। तो चांदी जो है, चांदी में मुनाफाखोरी और सोने में तो नहीं है, कम है, पर चांदी में मुनाफाखोरी जम के हो रही है, काला बाजारी जम के हो रही है। ये काला बाजारी के मजे कौन लूट रहा है? ये भारत सरकार में कौन मंत्री था, कौन बाबू था, कौन ब्यूरोक्रेट था जिसने 25 सितंबर को थाईलैंड से आने वाली चांदी में जो है वो प्रतिबंध लगाया? क्या और 20 दिन नहीं रुक सकते थे आप? जब इतने दिन रुके रहे तो और 20 दिन में क्या जा रहा था आपका? चांदी पे प्रतिबंध लगा के भारत में आर्टिफिशियली चांदी के रेट को, चांदी के दाम को ऊपर लेके जाया गया, और इसका मजा जो है वो लोग लूट रहे हैं जिन्होंने पहले ही सस्ते दाम पे चांदी जो है भारत में मंगा के रख ली थी। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने का तरीका है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटिव और बहुत ही ज्यादा, आप समझ लीजिए कि इस तरीके से काम करती है। क्या जरूरत थी इस तरीके के काम करने की? ये जो मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में सब पॉलिसी पैरालिसिस बोलते थे, पॉलिसी पैरालिसिस तो अभी है, पर कहां गए भारत के मीडिया के लोग, पत्रकार लोग, जो अब ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं मोदी जी से, अमित शाह जी से कि भाई पॉलिसी पैरालिसिस है आपके इधर, क्या आप लोग को पता नहीं था कि चांदी जो है उसमें उछाल आने वाला है? क्यों भारत में चांदी जो है वो विश्व से 20%, वर्ल्ड मार्केट से 20% ज्यादा प्रीमियम पे बिक रही है? यह आप लोग का किस तरीके का गवर्नेंस है? ये क्या गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है? किस तरीके से आप देश चला रहे हैं कि धनतेरस के पहले जो है, दिवाली के पहले जो है, सोना और चांदी जो है वो एकदम वर्ल्ड मार्केट से जो है 15-20% ऊपर के रेट पे भारत में मिल रहा है? ये दिमाग खराब हो गया कि इस तरीके से देश चलाया जाता है? धनतेरस के पहले चांदी 20% ऊपर जो है, वर्ल्ड मार्केट से 20% ज्यादा महंगी भारत में मिल रही है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। जी मंशू। अच्छा, ये जो गोल्ड और सिल्वर के रेट्स बढ़े हैं, क्या कोई गुजरात कनेक्शन भी है क्या इसका? मतलब क्योंकि बिजनेस तो वहां भी खूब जम के होता है, धड़ल्ले से होता है। देखिए, सोना और चांदी का बहुत बड़ा कारोबार जो है वो गुजरात में होता है। आपने एकदम सही बोला कि इसमें कोई दो राय नहीं है। सूरत बहुत बड़ा जो है सोने चांदी के व्यापार के लिए बहुत बड़ा केंद्र है। पर सवाल ये है कि देखिए, इसका फायदा तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास पहले जानकारी होगी और जिन्होंने सस्ते दाम पे चांदी पहले से खरीद के रखा होगा, उनके पास इन्वेंट्री में होगा, उनको ही फायदा है। नहीं तो थाईलैंड से जहां से भारी मात्रा में चांदी इंडिया में आ रहा था, आपको एन धनतेरस के पहले उसको बैन करने की क्या जरूरत थी? आपने बैन नहीं, सॉरी, रिस्ट्रिक्टेड इसमें डालने की क्या जरूरत थी? मतलब आप आज भी थाईलैंड से चांदी मंगा सकते हो, पर गवर्नमेंट से पहले आपको लाइसेंस जाके लेना होगा। तो अब लाइसेंस के लिए जाओ, बाबुओं के चक्कर काटे, पैसे खिलाओ, ये मतलब आप समझ रहे हैं पूरा ये चक्कर, ये ब्यूरोक्रेसी का है, लाल फीताशाही जो है। आपको धनतेरस के 20 दिन पहले ये करने की जरूरत क्या थी? इसके कारण से चांदी के दाम जो है वो ऊपर भाग गए। वर्ल्ड ओवर मार्केट में चांदी के दाम जा रहे हैं, पर जिस रफ्तार से चांदी के दाम वर्ल्ड ओवर मार्केट में भागे हैं, उससे 20% ज्यादा रफ्तार से भारत में भागे। और उसके पीछे ये सरकार की उल जुलूल नीतियां जो वो आनंद में किसको फायदा पहुंचाने के लिए लाती है, मेरे को नहीं समझ में आता। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि किसका फायदा इससे हो रहा है। आपका तो हो नहीं रहा हिमांशु जी। 1,80,000 में का 20% होता है 30,000 रुपए। 30,000 आप हटा दें, 1.5 लाख रुपए केजी जो चांदी मिलनी चाहिए थी, वो आज 1,80,000 रुपए की चांदी मिल रही है।
तो इसका जिम्मेदार कौन है? यदि मेरे जेब से मैं तो सर इसे दूसरे उस पे देख रहा था कि मोदी जी मंगलसूत्र का जिक्र कर रहे थे, तो अगर मान लीजिए कोई 1 तोले का 10 ग्राम का अगर मंगलसूत्र बनवाता है तो वो 1.25 लाख में बनवाएगा। गांव देहात में 1.25 लाख 2 लाख शादियां हो जाती हैं इतने में, तो आदमी, गरीब आदमी मंगलसूत्र बनवा भी पाएगा? और नहीं बनवा पाएगा तो योगी जी जो या मोदी जी जो डायलॉग मारते थे मंगलसूत्र को लेकर, अब तो उन पर ही इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उनको लोग ना हटवा दें। अब तो सड़कों पर निकल जाना चाहिए लोगों को कि भाई आपने तो जो कहा कांग्रेस के लिए आपकी सरकार में ही हो रहा है, अब बताइए भाई, इसका जवाब दीजिए। हालांकि मोदी जी हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वो तो एक तरफा बात करते हैं, तो जवाब देंगे कैसे बेचारे, ये भी एक दिक्कत है उनके साथ। भाई ये सब तो जनता तो तब सड़कों पे आएगी ना जब मीडिया ये सब चीजें दिखाएगा, बताएगा। जो बात मैंने आपको बताई कि विश्व में जो चांदी का रेट चल रहा है उससे 20% ज्यादा महंगी चांदी भारत में बिक रही है, क्योंकि थाईलैंड से इन्होंने इंपोर्ट बैन कर दिया 25 सितंबर को। ये कितने मीडिया में चलाया गया ये न्यूज, कितने मीडिया में इसके ऊपर में चर्चा हुई है, कितने मीडिया में जो है इस चीज के ऊपर में डिस्कशन हुआ है कि आप जो है ये इस तरीके का काम धनतेरस के पहले क्यों कर रहे हो? आप धनतेरस या दिवाली के बाद कर सकते थे, उसके पहले क्यों कर रहे हो? और ये जो चांदी के दाम ऊपर भागेंगे इसका फायदा किसको होगा? तो ये जब तक मीडिया में हिमांशु जी इस तरीके की न्यूज नहीं आएगी, जब तक लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि उनके साथ में किस तरीके से अन्याय हो रहा है, किस तरीके से उनकी जेबों पे डाका डाला जा रहा है, किस तरीके से जो है उनके ऊपर में महंगाई की मार जो है उसको ढकेला जा रहा है, किस तरीके से जो है लोगों के जेबों से पैसे निकाल के कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, तब तक जनता कहां सड़क पे आएगी? जनता को सड़क पे लाने के लिए जनता को सही जानकारी पहुंचाना भी तो महत्वपूर्ण है। तो वो सही जानकारी कौन पहुंचा रहा है? कोई नहीं पहुंचा रहा। आज हिमांशु और राजीव रंजन सिंह इस चीज की चर्चा कर रहे हैं, पर कितने लोग हैं जो इस चीज के ऊपर में दिन रात मीडिया में चर्चा कर रहे हैं? यही यदि कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो सुबह से शाम भोपू बजा बजा के लाउड स्पीकर पे इन्होंने अभी तक जीना हराम कर दिया रहता कि धनतेरस के पहले सोना और चांदी हुआ महंगा, इसके पीछे है सरकार जिम्मेदार। अब यही लोग जो कांग्रेस के टाइम में भोपू लगा के लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाते थे और सुबह शाम मनमोहन सिंह सरकार को गरियाते थे, वो सारे लोग गायब हैं। ठीक है, मतलब आधे तो डॉलर के रेट बढ़ते हैं जी, वो जो डॉलर जब बढ़ता है, रुपया पतला होता है तो देश की साख गिरती है ना, वो डायलॉग बाजी कोई नहीं देता। अब वो सिलेंडर के दामों पर बढ़ने पर जो है कोई छाती नहीं पीटता है, कोई सड़कों पर नहीं उतर के हंगामा करता है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद ने, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया हवाई जहाज का, चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री को उन्होंने ट्रोल किया है एक तरह से। लिख रहा है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठते देखना चाहता हूं, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला तो छोड़िए, गरीब मेहनतकश परिवार नई दिल्ली से लखनऊ तक के टिकट का दाम देकर हवाई अड्डे से पलटकर वापस चला जाएगा, वापस आएगा नहीं। 18 अक्टूबर से 2 दिन पहले तक जो टिकट 3-4 हजार रुपए का था, 18 अक्टूबर को 15 हजार रुपए का हो गया। 24 तारीख के बाद फिर वही टिकट 3 से 4 हजार। कोई भी रेगुलरिटी किसी चीज में नहीं है। आप ट्रेन में चले जाइए, ट्रेन के टिकट महंगे हैं। तेजस जैसी ट्रेन प्रीमियम ट्रेन है, लखनऊ से दिल्ली आने में वो 1-1, 1.5 घंटा लेट हो जाती है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्राइवेट ट्रेन चल रही है इस देश के अंदर, प्राइवेट ट्रेन का बड़ा जलवा है। एक रात को 11:30 बजे एनडीएलएस ट्रेन चलती है, सुबह उसका इंजन खराब हो जाता है, सब कुछ खराबी है। प्रीमियम ट्रेनों की ये बात कर रहा हूं, 2-2, 2.5 घंटे लेट चली जाती है। मतलब मजाक बना रखा है, और इतने इतने पैसे वसूलते हैं। आदमी के समय की कोई कीमत ही नहीं है किसी के लिए। मोदी जी 1-1 मिनट का इतना सारा, अपना तो जहाज से उड़ के चले जाते हैं, दूसरे कहां जाए? वहां पे गर्भवती महिलाएं भी होंगी ट्रेन में, या फिर बच्चे होंगे, वो सब क्या किस तरह से सरवाइव करेंगे? इतना पैसा दे रहे हैं फिर भी सुविधाएं नहीं। मतलब हाल तो इस देश का वैसे ही बेहाल हो चुका है सर। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, ये सब प्राथमिकता लिस्ट में नरेंद्र मोदी के है ही नहीं। गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, टाटा, ये सब प्रायोरिटी लिस्ट में है।
आप किनकी बातें कर रहे हो भाई? नरेंद्र मोदी की लिस्ट में दूर दूर तक ये लोग आती नहीं है। कहाँ गर्भवती महिलाएं और बूढ़ों और बच्चों की आप बातें कर रहे हो? क्या जरूरत थी आपको एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की? लो अब भुगतो भाई। वेलफेयर स्कीम में आप साल में 4 लाख करोड़ रुपए, लाडली बहना, लड़का भाव, दीदी कौन सी दीदी, ये भैया, दुनिया भर की फालतू आलतू स्कीमें करके 4 लाख करोड़ रुपए आप स्वाहा कर दे रहे हो। लोगों को पैरासाइट बना दिया 5-5 केजी का फुकट में राशन बांट के। आपको एयर इंडिया को चलाने में कितने रुपए जा रहे थे? एयर इंडिया जब तक पब्लिक सेक्टर था तब तक कम से कम कंट्रोल करके रखा था उसने कि भाई कोई भी अपने मनमर्जी का रेट नहीं लेगा। आपने बोला कि नहीं, एयर इंडिया सरकार ठीक से नहीं चला पा रही, टाटा के हाथ में दिया। देखिए क्या हो रहा है टाटा के हाथ में जाने के बाद में। एक तो एयर इंडिया गिर गया गुजरात में, मर गए 300 लोग। दूसरा हम देख रहे हैं कि भाई रेट ऊपर जा रहे हैं, और जैसे पहले एयर इंडिया की टिकटें सस्ती रहती थी तो लोग फिर इंडिगो और दूसरे प्लेन छोड़ के एयर इंडिया में चले जाते थे, क्योंकि सरकारी था, वैसे नहीं दाम बढ़ाते थे। अब वो है ही नहीं, वो भी प्राइवेट है। इंडिगो बढ़ा रहा है तो टाटा भी बढ़ा रहा है, तो अब मरो भुगतो। जब अब क्या है, जब तक देश की जनता जो है नहीं जागृत होगी, आंख नहीं खुलेगी, तब तक जूते और लात खाओ आप लोग। सरकार तो आपकी जेब से पैसे निकाली है। जीएसटी के नाम पे आपको पिछले 8 साल से कैसे मूर्ख बनाया गया, कैसे आपके कान मरोड़ के आपकी जेबों से पैसे निकाले गए, और कितने ही बेशर्मी के साथ में 1 महीने पहले क्रेडिट लेते हुए दांत चिहाड़ते हुए आ गए कि मैं जो है जनता को जो है एक रियायत दे रहा हूं, बचत दिवस मनाया जाए। अब 8 साल लूटा जनता को, उसका क्या? 7-8 साल जो जनता को लूटा, जो जनता की जेब से पैसे निकाले, उसका क्या? अब जब आज अर्थव्यवस्था मर सी गई है लगभग, तब जब है तब जाके आप ये ऐलान कर लो है कि हम 18% खत्म कर रहे हैं, 12% खत्म कर रहे हैं, 5% में डाल रहे हैं। भाई एहसान बता रहे हो क्या? इकोनॉमी तो आपने पहले खत्म कर दी है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यदि सिर्फ 2% आ रहा है, 2.25% आ रहा है, मतलब समझ जाइए कि इस इकोनॉमी के अंदर में कोई मांग बची नहीं है। इकोनॉमी धराशायी है। अगर इनके डाटा सही है तो मैं तो मानता ही नहीं कि सरकार कुछ सही देती है, पर अगर थोड़ी देर के लिए विश्वास कर ले कि इनके डाटा सही है तो इकोनॉमी हमारी धराशायी हो गई है। अब इसमें तुम संजीवनी बूटी फूकते रहो, जीएसटी कट करके, ये कट कर, नहीं जल्दी उठने वाली है। तो आपको सिंपल एक बात बता रहा हूं, जो आप ये गरीब लोग, बूढ़े लोग, बच्चे लोग, वृद्ध लोग, इनकी जो बातें कर रहे हो, इनकी बातें कहीं भी नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बड़े बड़े सेठ जो हैं वो लोग हैं, वो जैसा बोलते हैं, उनको जो चीज सूट होती है वैसे नियम कानून ये बनाते हैं। अब ये इस देश की जनता की त्रासदी है कि भाई आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो, तो कुछ नहीं कर सकते तो भुगतो फिर। क्योंकि जब एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, कोई घर से बाहर निकल के आके किसी ने नहीं बोला था कि ये नहीं होना चाहिए। अब दो 30-30 हजार रुपए, आप 30,000 रुपए दे के, और इस पे कुछ लोग तर्क ये देते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को बुद्धिजीवी जो समझते हैं, कहते हैं देखिए सरकारी आदमी काम करता ही नहीं है, प्राइवेट हो गया अब काम करेगा। सवाल ये नहीं है कि प्राइवेट हो गया सरकारी हो गया, आम जनता की जेब पर वो भारी ना पड़े, फैसिलिटीज सबको मिलती रहे, ये जरूरी है। सरकारी हो जाए प्राइवेट हो जाए किसी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्राइवेट हो जाएगा तो दाम इतने बढ़ जाएंगे कि आम आदमी की रीच से वो बाहर हो जाएगा, जमकर ये कंपनियां पैसा कमाएंगी। सरकारी रहेगा तो ये काम नहीं करेंगे। अरे कैसी सरकार है जो अपने सरकारी एम्प्लॉय से काम नहीं करवा पा रही? सरकार भी तो काम नहीं कर पा रही। अगर रेगुलाइज पैसे नहीं हो पा रहे हैं, दाम 5 दिन के लिए बहुत ज्यादा हाईफाई हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए, तो सरकार भी तो काम नहीं कर पा रही, इसको भी प्राइवेट कर दीजिए। अंबानी जी अडानी जी सरकार चलाए, हर किसी के पास, जिनके पास पैसा है उनको कौन खरीद लेगा? उनको तो उनको खरीद भी नहीं पाएगा कोई। जी हिमांशु जी, आपने इतनी बेहतरीन बात बोली, बहुत बढ़िया बात आपने 4 लाइन में बोल दी। ये वही बदमाश अज्ञानी लोग हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, जो रह रह के सरकारी क्षेत्र को गाली बकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके जेब में पैसे हैं,
या जिनको प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए जो है अंडर द टेबल घूस दी जाती है कि दिन रात जाके टीवी मीडिया पे प्राइवेट सेक्टर की आप तारीफ करो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सरकारी क्षेत्र जो है उसमें काम करने वाले लोग ही जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो कैसे अच्छा काम करने लग जाते हैं। पूरा प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से भरा हुआ है। ये एक झूठी और गलत बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर के लोग काम नहीं करते। यही गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जब प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपने पहले एक झूठा इमेज बनाया था कि ये लोग काम नहीं करते। ये होता क्या है कि ये मंत्री संतरी आबू बाबू साबू लोग जो है ये फोन करके जो है ईमानदार लोगों को काम नहीं करने देते। गवर्नमेंट सेक्टर में ईमानदार लोगों को हाशिए पे पहुंचाया जाता है। ईमानदार लोगों को भर्ती नहीं होने दिया जाता है। विद्वान लोगों को भर्ती नहीं होने दिया जाता है। टैलेंटेड बच्चों के बदले घूस देके जो लोग आते हैं उनको जो है वो भर्ती किया जाता है। ये इतना बड़ा व्यापम घोटाला क्या था मध्य प्रदेश में जिस पर आज कोई बात नहीं कर रहा? क्यों नहीं कोई बात कर रहा व्यापम घोटाले के ऊपर में आज? भाई जो टैलेंटेड बच्चे थे उनके हक मार के, उनके हक को छीन के जो है आपने जिससे पैसे बटोरे, पैसे लिए, उन लोगों को आपने इंजीनियरिंग मेडिकल की सीटें दे दी। तो ये जो है जब तक इस देश की जनता सड़कों पे नहीं उतरेगी अपने मांगों को लेके, जो उनके अधिकार हैं उसको लेके, तब तक ये जनता लुटती रहेगी, पिटती रहेगी और इसके ऊपर में अत्याचार होते रहेंगे। यदि आपको अपनी जेब बचाना है, यदि आपको अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है, तो अब आपको सरकार की आंखों में आंखें डाल के पूछना होगा कि आपने ये जो एयर इंडिया टाटा को दिया इसका फायदा क्या हुआ? मेरे को फायदे गिनाओ आप। 1 रुपए पे दिया गया है एयर इंडिया को, टाटा को। कोई मीडिया में कहीं चर्चा नहीं है। पूरा जो कर्जा है, डेट, वो भारत सरकार जो है उसने अपने बुक्स पे ले लिया है। तो ये आपको फोकट में इतना बड़ा एयर इंडिया देने की जरूरत क्या थी? और उसके बाद में आप ये 30-30 हजार रुपए की टिकट है, ये 25,000-30,000 रुपए की टिकट है, तो ये किसको आपने आराम पहुंचाया ये प्राइवेटाइजेशन करके? तो ये अब जब तक जनता जो है सड़क पे उतर के सवाल नहीं पूछेगी, जब तक इनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं पूछेगी, तब तक आप भुगतते रहो, मरते रहो। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश की जनता जो है बहुत ही शांत हो गई है, सुप्त हो गई है। ये जनता को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है किसी और की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। तो जब ये चीज हो जाती है तब आप समझ लीजिए कि देश का मतलब देश का जो है अवसान जो है वो शुरू हो गया। 2% मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है जो जिन परिस्थितियों से गुजरता है उसे समस्या का पता लगता है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती। अब जैसे मैं अभी तेजस ट्रेन का एक एग्जांपल दे रहा था। मैंने ट्रेवल किया, मैं जानता हूं कि वो ट्रेन लेट हो गई। मैंने ट्विटर पर लिखा इसको लेकर। तो जो जिम्मेदार लोग हैं इंडियन रेलवे, हालांकि रेलवे मिनिस्टर जो है कभी जवाब देते नहीं है, उनका जो मंत्रालय वो पता नहीं क्यों है और वो क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। जवाब आया, इधर से उधर बातों को टहलाया गया। मैंने पब्लिकली इस बात को लिखा, मैंने कहा कि भाई फाइनल इस पे बताइए क्या एक्शन लिया गया है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, 1 हफ्ता हो चुका है, कोई जवाब किसी का नहीं आया है। जवाबदेही ना प्रधानमंत्री की है, ना ही उन लोगों की जो प्राइवेट सेक्टर में जो है पैसा जमकर कमा रहे हैं। तो इस देश में जवाबदेही फिर सिर्फ आम इंसान की है, आम गरीब आदमी की है? या फिर आप कहेंगे कि आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाबदेही आपकी है कि आप ये साबित करें कि आप एंटी नेशनल नहीं है? बस यही जवाबदेही बची है सर। देखिए, ये तो आप 1.5 घंटे 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई जिसके कारण आप बड़े ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और आप जवाबदेही मांग रहे हैं। ये तो ऐसी सरकार है जो मैंने सुना है बाहरी देशों में कि वहां पर ट्रेन लेट होती है तो रिफंड होता है पैसा। यहाँ किसी के समय की कोई कीमत ही नहीं है। हम सबको ऐसा ही समझ लिया गया है कि हमारे समय की ना कोई कीमत है, ना हमारी कोई कीमत है, जिसका जब राम भरोसे ही चल रहा है ये देश। हाँ, तो हम लोग भेड़ बकरी हैं, भेड़ बकरी हैं हम लोग। भाई आप देखिए, आपके मेरे नाम पे वोट मांग के जीत के ये लोग आते हैं और उसके बाद में गौतम अदानी और मुकेश अंबानी की सेवा करते हैं। इनका काम आपकी और मेरी सेवा करना नहीं है, ये सेठों की सेवा का काम करने का काम करते हैं। अरे आप किस जवाबदेही की बात कर रहे हैं हिमांशु जी? यहाँ बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं जो साल साल भर तैयारी करते हैं और कोई एक बूंद आंसू बहाने वाला नहीं है। इस्तीफा तो छोड़ दीजिए आप,
उल्टा बच्चे जब अपने हक के लिए सड़कों पे आते तो मार मार के उनके हाथ पैर की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। बच्चों के रोजगार के पेपर जो है एम्प्लॉयमेंट के निकलते हैं, वो जाते हैं जॉब की ये एग्जाम देने और वहां भी फिर पेपर लीक, ना जॉब मिला ना कुछ, क्या मिला, पुलिस के डंडे, खाओ लात और जूते। तो इस तरीके से आप चला रहे हो इस देश को। यहाँ पे आप 2 घंटा लेट होने की ट्रेन की बात करो, अरे 3-3 ट्रेनें आपस में टकरा के पलट जा रही है, 500 लोग मर जा रहे हैं और मंत्री जी तब भी बने हुए हैं, कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है, खाली झूठ मूठ का रील बना रहे वहां पे ये करके। अरे ये कोई देश की जनता यदि सजग रहती तो इनकी ये हिम्मत ही नहीं होती, इतनी हिम्मत ही नहीं होती, ये घड़ियाली आंसू बहाने की हिम्मत नहीं होती इन लोग की। प्रॉब्लम ये है कि देश की जनता सोई हुई है। मैं 2 साल से यूट्यूब पे आके बात बोल रहा हूं, जगाने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेरे को बोल देते हैं कि भाई आप एंटी नेशनल हो। अरे सरकार अलग है और नेशन अलग है। सरकार के खिलाफ बात करो तो आपको कभी बोल देंगे चीनी एजेंट हो, कभी बोल देंगे अमेरिकी एजेंट हो, कभी बोल देंगे कांग्रेसी एजेंट हो, कभी कुछ बोल। अरे भाई मैं कोई अपने घर की बात कर रहा हूं क्या? मेरे घर की बकरियां थोड़ी ना किसी ने चोरी है। मैं बात कर रहा हूं आप सभी की। यदि आप लोग तकलीफ में हैं तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वो जो जिम्मेदार है उस व्यक्ति को आप कटघरे में खड़ा करो और उससे पूछो सवाल, उसका इस्तीफा लो। ये क्यों नहीं हो रहा भारत में? नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद में एक के बाद एक बहुत सारे स्कैंडल निकले, एक के बाद एक काफी सारे पेपर लीक हुए, हादसे हुए, प्लेन गिरा, ट्रेन गिरा, सब हुआ। कितने मंत्री संतरियों ने इस्तीफा दिया आप मुझे बताइए, कितने मंत्री संतरियों ने दिया? नहीं, तो गुजरात में पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया नहीं, वहां तो दिया धनतेरस के पहले, क्योंकि वहां जनता जो है चांदी मिल नहीं रहा था तो सड़कों पर उतर कर पीटने मारने के लिए तैयार हुई थी मंत्रियों को। तो यही अगर आप स्थिति पैदा कर दोगे तो वैसे ही होगा, ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूँ सर। तब कवायद देश के अंदर क्या हालात है हमने चर्चा की, आपने बड़ी गंभीरता से सब कुछ बताया। योगी जी बिहार गए और बिहार में योगी जी ने कहा इतना विकास हो गया है, इतना विकास हो गया है कि क्या कहिए, ये जो आरजेडी और कांग्रेस वाले हैं ये विकास नहीं चाहते हैं, ये बुरके की राजनीति चाहते। अब इस देश में हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा बस यही है, आपकी हमारी समस्याएं या फिर आम आदमी किस तरह से पिस रहा है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। बहुत विकास हो गया है, ये मंच पर आकर खड़े होकर कह देते हैं, और बिहार विकास के पायदान पर सबसे नीचे खड़ा होता है, तो इस पर हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी? भाई ये अपने विकास की बात कर रहे हैं। जो मंदिर के अंदर में ऐसे आरती करते थे, अब वो 10 ब्लैक कैट कमांडो आजू बाजू घूम रहे हैं, 15 कारें आगे 15 कारें पीछे। तो ये अपनी विकास की बात जो है वो देख के बोलते कि जनता का विकास हो गया। आप इसको गलत ना लें। मोदी जी जो चप्पल में घूमते थे वो 8000 के प्लेन में घूम रहे, तो वो विकास हो गया। अमित शाह जी जो है खाखड़ा फाफड़ा खाते थे दिन में एक बार, आज उनका बेटा जो है वो आईसीसी का चीफ बन गया है, अमित शाह जी का बेटा। तो वो अपने विकास की बात कर रहे हैं। तो ये अन्ना आंदोलन श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव को पकड़ के लेके आइए आप इन तीनों को पहले, और इनका एक बार इंटरव्यू कीजिए कि भाई साहब आप लोगों ने जो 2013 में बातें बोली थी वो बातें तो सब उसके उल्टे हो रही है। भ्रष्टाचार तो कोई खत्म नहीं हुआ। अमित शाह का बेटा वो कितना क्रिकेट खेला है ये पूरे भारत को मालूम है, और वो आईसीसी का चीफ बन के बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये विकास नहीं है तो क्या है? नरेंद्र मोदी जो बोलते थे कि मैं भिक्षा मांग मांग के खाता था, आज बोलते हैं कि मशरूम आते उनके लिए, विदेशों से मशरूम आ रहे हैं और 8000 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं। तो वो अपने विकास की बात कर रहे हैं। योगी जी जो हैं वो अपने विकास की बात कर रहे हैं कि जो रोते थे पार्लियामेंट में कि मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, आंसू बहा बहा के रोए हैं, वो अभी भी रील है। वो योगी जी के साथ में 15 ब्लैक कैट कमांडो पीछे, 15 आगे और 25-25 कारों का काफिला घूम रहा है। तो वो जो रोने वाले योगी जी थे, अब उनको लग रहा कि मेरा विकास हो गया। तो ये सब अपने विकास की बातें कर रहे हैं भैया, आपके मेरे विकास की बात नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यह है कि इस देश की जनता इतनी डरपोक है, इतनी सुप्त है कि जो बातें मैं बोल रहा हूं ये बोलने की भी हिम्मत नहीं है, और यदि सुनने तो सुन के कुछ
उसके ऊपर में करें, ये सोचने समझने की ताकत भी खत्म हो गई है। तो आप नहीं ये सर, समझिए, डर भी होता है सर, डर भी होता है। अभी अभी कोई ऐसी धारा अरे लगा तो देंगे डर जिससे हिमांशु जिंदगी आपको और मेरे को नहीं है क्या? मैंने जिस दिन संजय शर्मा जी के साथ में इंटरव्यू किया, कि प्रश्न उठाया मैंने कि क्यों ऐसा है कि पीएमओ में जो भी सीनियर मिनिस्टर जाके चाय पिए, वो सारे लोग एक एक करके बीमार हो गए, किसी को कैंसर हो गया, किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का लीवर फेल हो गया। मैंने 5-7 नाम गिना दिए। उसके 2 दिन बाद मेरे को ऐसा खतरनाक बीमारी हुआ कि मैं 14-15 दिन एकदम बिस्तर भी पकड़ लिया। तो क्या है डर, जो अब वो क्यों हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, साजिश हो ठीक है। गई आपके खिलाफ भी। नहीं नहीं, साजिश मेरी नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं कोई प्रधानमंत्री बनने वाला आदमी तो नहीं। पर मेरा कहना है कि यदि मैं इतना छोटा आदमी बोल सकता हूं बिना ये सोचे हुए कि भाई मेरे साथ क्या होगा, तो देश की बाकी जनता क्यों नहीं सोचती है? मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल भाई सोचना आप चाहिए, लोग विमर्श तो कम से कम करना चाहिए। ये सवाल पूछना चाहिए आपको बीजेपी के मंत्रियों से, बीजेपी के आमदार और खासदार से, कि आपने एयर इंडिया जो है वो टाटा को क्यों दिया, आप इंडिया के सारे प्रोजेक्ट्स गौतम अडानी को क्यों दे रहे हो? इस तरीके के सवाल जो है ये पूछने चाहिए। पर ये विचार विमर्श कहां करती है जनता? अरे आप सवाल पूछ लोगे तो आपको सूली पे थोड़ा ना लटका देंगे। मैं तो पूछ ही रहा हूं 2 साल से। अब जो होगा मेरे साथ होगा, आपके साथ जो होगा आपके साथ होगा। पर यदि हम ये सोच लें कि हमारा पता नहीं क्या होगा, डर सोच के, तो फिर तो देश चलने नहीं वाला, फिर तो डरपोकों का देश रहेगा। डरपोक लोगों के साथ रहने से तो अच्छा कि आदमी वीर गति को प्राप्त हो जाए। डर डर के जीना कोई जीना है क्या हिमांशु जी? तो सही सवाल पूछना जो है ये आज की बिल्कुल डेट में बहुत महत्वपूर्ण है जी बिल्कुल हिमांशु। बिल्कुल। और जिस तरह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, डॉलर मोदी जी के अकॉर्डिंग रुपया पतला हो रहा है, तो इन सब पे विचार विमर्श करने की जरूरत है और सरकार को जगाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे प्रश्न ही, हमारे मतलब हम देशवासियों के प्रश्न ही सरकार को सही ट्रैक पर लाएंगे। इस बात को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना समय देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है। जिस तरह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, जो मंगलसूत्र वाला डायलॉग मोदी जी मारते थे, अब क्या वो अप्लाई यहाँ पर नहीं हो रहा है? आपके अकॉर्डिंग क्या है, जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।